वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आपका स्वागत है। बदलते रहते हैं मौसम, बदलते रहते हैं आदमी भी। कभी गर्मी, कभी बरसात का इंतज़ार होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, अगर आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो मैं फ्रांसिस नगानू का इतना बड़ा फ़ैन नहीं था, बट उसके बाद मैं न सिर्फ फ्रांसिस नगानू के गेम में बेहतरी देख रहा हूँ, उसके अलावा ये भी हो सकता है कि मैं फ्रांसिस नगानू के कैरेक्टर में भी बेहतरी देख रहा हूँ। इसलिए फ्रांसिस नगानू ने एक 52 मिनट का इंटरव्यू दिया MMA आर को, और वो मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ। मोस्टली मुझे पता है कि आप जो लोग देखते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग इंग्लिश बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि सिर्फ शब्द समझना है, राइट। इसका उदाहरण जैसे कि मैं बताऊंगा, जैसे कि अगर हिंदी मीडियम से आप में से कुछ लोग हैं तो एक कहावत है हिंदी मीडियम में कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बोराए जो पाए बोराए। यहाँ पे आपको नहीं पता होगा कि कनक का मतलब क्या होता है, राइट। एक कनक का मतलब होता है धतूरा, दूसरे कनक का मतलब होता है सोना। यानी कि जिसको सोना मिलता है वही पागल होता है, जो धतूरा खाता है वही पागल होता है, राइट। जो खाए बोराए जो पाए बोराए। तो इस प्रकार से कॉन्टेक्स्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आप सारी चीज़ों से अवेयर होंगे, और इंटरव्यू लेने वाले को पता नहीं है कि आप कितना अवेयर हैं, इसीलिए मैं ये इंटरव्यू आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है। ये इंटरव्यू लेने का दूसरा कारण यह है कि ये इंटरव्यू, पहली बात तो एरल हवानी का इंटरव्यू है। एरल हवानी कभी कभी टुच्ची हरकतें करता है, बट कभी कभी उसके इंटरव्यू बहुत अच्छे होते हैं। और दूसरे जो इंटरव्यू लेने वाले हैं पूरे के पूरी दुनिया में, वो इस बात की उम्मीद पे लगे होते हैं कि उनको कभी ना कभी UFC में बुलाया जाएगा, और UFC का अगर वो इंटरव्यू सही से नहीं लेंगे तो UFC के फाइटर उनको इंटरव्यू नहीं देंगे। एरियल हवानी के साथ ये है कि फ्रांसिस नगानू को भी फर्क नहीं पड़ता कि UFC उसके बारे में क्या सोच रही है, और एरियल हवानी को भी नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों एक UFC के द्वारा पहले बैन कर किया जा चुका है और अब एक शायद कुछ दिनों में होने वाला है। पर ये जो इंटरव्यू है, इसमें जो मेच्योरिटी दिखाई देती है फ्रांसिस नगानू में, वो अनपैरेलल है, ठीक है। बहुत समझदार आदमी दिखाई देता है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने फ्रांसिस नगानू की हिस्ट्री पे 2 वीडियो बनाए हैं, आप जाके देखिएगा ज़रूर उनको। तो फ्रांसिस नगानू की जो जर्नी है वो एक बेहतर इंसान बनाती है, यह इंटरव्यू वो साबित करता है। हम कोशिश करेंगे कि इसे 2-3 पार्ट में बनाएं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वो फ्रांसिस नगानू की तारीफ़ कर रहा है, और तारीफ़ करनी भी चाहिए। जो आदमी 0-2 से पिछड़ रहा था, पहला राउंड दूसरा राउंड हारने के बाद अगले 3 राउंड में कवर करता है, उसकी हमेशा इज्जत की जानी चाहिए। तो एरियल हवानी भले ही टुच्ची हरकतें करता हो कई बार, पर इस बार वो बिल्कुल सही है। वो फ्रेंच में बोल रहा है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। वैसे मेरे को थोड़ी बहुत फ्रेंच आती है, फ्रांसिस नगानू कहेगा मैसी बुकू यानी थैंक यू सो मच, मैसी यानी थैंक यू, बुकू यानी सो मच। Merci beaucoup, merci. Wow. Can you even put into words? What does it feel like to go through all of that and be here on Monday as still the champion? इतना सब करने के बाद और चैंपियन बने रहने के बाद आपको कैसा लगता है? Oh man, it feels so great. Basically, मैं बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आती हैं, तो मैं उनका ट्रांसलेशन नहीं करूँगा, क्योंकि मुझको मानना है कि आप सब चीज़ों को समझते हैं। मैं वहीं आपको उंगली करूँगा जहाँ पे मुझे लगेगा कि आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। like what's happened in the past 3 weeks, I just feel like a different person. पिछले कुछ दिनों में जो मेरे साथ हुआ उसके बाद मुझे लगता है कि मैं एक दूसरा आदमी हूँ, और इस बात से मैं एग्री करता हूँ। I discover a other side of me and फ्रांसिस कह रहा है कि मैंने डिस्कवर किया कि एक दूसरा साइड भी है मेरे में, और मैं भी ये बात मानता हूँ कि फ्रांसिस का एक दूसरा साइड है जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। into this fight, I was just about to prove myself that, man, I'm a warrior. I'm gonna do this against regardless. And yeah, very tough past 3 weeks, So, but after that, the feeling of it is pretty different. Feel very courageous and proud, happy of taking that decision, even though it was very risky.
फ्रांसिस कह रहा है कि वो डिसीजन लेके मैं आई एम वेरी प्राउड कि मैंने वो डिसीजन लिया। ये बात अलग है कि वो डिसीजन बहुत रिस्की था। अब यहाँ पे मेरे जैसे कॉन्टेक्स्ट की बात आती है। फ्रांसिस गानगू ये समझ रहा है कि आप लोगों को पता है कि उसको MCL इंजरी हुई थी, उसके बाद भी वो फाइट में गया, तो वो डिसीजन जो है वो प्राउड है, बट बहुत रिस्की डिसीजन था, ये बोल रहा है। No, very smart. But It adds to the story. So could we go back to the night that you injured your knee? What happened? Tell us the story. वो पूछ रहा है कि जिस दिन तुम्हारी नी इंजर्ड हुई उस दिन की क्या कहानी है। it was at the sparring. It was Tuesday, the 25th. No, the 28th. Yes, I believe so. Exactly 25 days before the fight. 25 दिन पहले। So we were sparring. Then the guy grabbed my leg, and then my toes get stuck on the canvas. Then I was turning, so my knee twist, and I heard the crack. And the next day, I did the MRI, and the report came out really, really bad. ओके, वो बता रहा है कि आज से 25 दिन पहले, मतलब फाइट से 25 दिन पहले, वो जब रेसलिंग और ग्रैपलिंग कर रहा था ग्राउंड पे, तो जो रेसलर उसके साथ फाइट कर रहा था उसने उसका पैर पकड़ा, और जब फ्रांसिस का पैर पकड़ा तो फ्रांसिस पलटा, और जब पलटा तो वो जो नी है वो मुड़ गई, और जैसे ही मुड़ी तो एक क्रैक की आवाज़ आई, और जब अगले दिन जाके उन्होंने देखा हॉस्पिटल में तो पता चला कि MCL टूट गई है। अब मैं आपको समझाता हूँ, कोशिश करिए समझने की कि MCL और ACL होती क्या है। ठीक है, ये उंगली मान लीजिए, ये जो है ना, ये हिस्सा आपका घुटना हो गया, तो MCL इस घुटने में यूँ पकड़ी होती है, राइट, ताकि आपका घुटना यूँ यूँ ना हो, राइट, दैट्स कॉल्ड MCL। वैसे ही एक पट्टी होती है ये सीधी, वो कहलाती है ACL। तो फ्रांसिस के MCL भी टूटी है और ACL भी टूटी है, राइट। जब आप इसको मोड़ेंगे तो बनिस्बत है कि जो बात यहाँ रखने के लिए है वो तो टूटेगी ही टूटेगी, राइट, तो वैसे में वो टूटी है। ठीक है, Really bad. Like they told me I had a grade 3 MCL. I had a NPFL damage, and I have a ACL damage as well. So they were just waiting for me to call out the fight. Then obviously I didn't know that I would fight, but I didn't want to call out the fight and then find myself 2 weeks after feeling a little. फ्रांसिस का कहना है कि वो इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कब फाइल कॉल ऑफ करूं, राइट, बट मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। Feeling a little better, feeling better. So I'm like, I'm only done into this until like the last minute. So yeah. बोला कि मैं लास्ट मिनट तक अनडिसाइडेड था, बट देन आई वेंट थ्रू इट। How much pain were you in? कितना दर्द हो रहा था? Very painful. Like I need braces in the first 2 weeks. I was wearing braces until 1 week before the fight. बोला कि फाइट के सिर्फ 1 वीक पहले तक वो ब्रेसेस पहन रहा था, राइट। अगर वो ब्रेसेस पहन रहा था तो ये बात समझनी चाहिए आपको कि अगर वो ब्रेसेस पहन रहा था तो स्पारिंग तो बहुत ही कम हुई होगी। And then I was it was very painful. Like the MCL that was torn was very painful. Even like moving my leg tonight, I couldn't really train at all. But we managed, like even when I taped it to hit him it, like just moving my leg was so bad. But we get used to it. Find a way. My team and I will find a way to adjust our training. Didn't do anything that can re-injure it anymore. So just take on like a little bit of like striking. The good thing is that by that time I was really in a good shape. I was already at 265, cutting down to 265 at that time. So I was really in a good shape. So I know that. फ्रांसिस इंगानो का कहना था कि इस बार वो ज़्यादा गुड शेप में था, क्योंकि पहले क्या होता है, फ्रांसिस इंगानो के बारे में एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि फ्रांसिस इंगानो उन गिने चुने फाइटर्स में से एक है जो वेट कट करता है इवन हैवी वेट में, पर इस बार उसका वेट 165 के आसपास था, तो उसने लगा कि अच्छी पोजीशन में है, लेट्स डू फाइट। As far as
at that point. So I just need to be good and go, you know. How close were you to actually saying, I can't, there's too much on the line, I can't risk this, my health, the contract, all that stuff, let's delay the fight? How फ्रांसिस से एरल पूछ रहा है कि आप भी बताइए कि आप कितने पास में थे, यानी कि कितना करीब आया आदमी फाइट कैंसिल करने के। close was that to happening? Well, the only, I think the only reason why I didn't cancel this fight was because there was just too much into it, and I was coming here to make a statement. And by that time, you know, your ego, your pride speaks a little bit. You're like, I'm not giving any chance. यहाँ पे फ्रांसिस कह रहा है कि ये फाइट जो है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी, बहुत सारा ऑनलाइन था, ये बात प्राइड की थी, ये बात ईगो की थी, और ये बात स्टेटमेंट की थी कि UFC डजंट ओन हिम, राइट। इसीलिए वो ईगो के साथ आया। ये बात अलग है कि ईगो के चक्कर में फ्रांसिस ने एक डेंजरस डिसीजन लिया। Went for it to say anything, and that's the same fire that carries me into a fight, because I didn't want to. I was thinking about it, and that was kind of like I strained. Like, man, I make it this far, and anybody want to take anything from me. फ्रांसिस ने कहा कि मैं इतने आगे आया हूँ और मैं किसी भी आदमी को मेरे से कुछ लेने नहीं दूंगा। फ्रांसिस जब ये बोल रहा है ना कि मैं इतने आगे आया हूँ, तो फ्रांसिस उस फ्रांसिस को याद कर रहा है जो कभी रेत की खदान में काम करता था, सैंड माइन में काम करता था, और आज वो यहाँ पे आया इसलिए नहीं कि कोई बड़ी कंपनी का बड़ा मालिक उससे वो छीन ले जिसका हक उसको है, इसलिए वो इस फाइट में आया और वो बताना चाहता था UFC को कि वो क्या चीज़ है, और बताया उसने। You know, I can prove it. Listen, at the end of the day, it's not the first time that I have to deal with. I have to face odds. You know, I have to challenge all those stuff. So I knew that. बोला कि ज़िंदगी में पहली बार नहीं है जब ऑड मेरे खिलाफ हैं, जब चांसेस मेरे खिलाफ हैं। इससे पहले भी मैं इन सबको फेस कर चुका हूँ और जीत चुका हूँ, यही कहना चाह रहा है फ्रांसिस। और कौन इस बात से इनकार कर सकता है। I have the ability to go out there and do something. It wasn't going to be easy at all, but it was possible. बोला कि ये बात इजी नहीं थी कि मैं ये कर सकूं, पर ये पॉसिबल थी। ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी चीज़ जो आप चाहते हो ना, अगर वो इजी होती तो हर कोई वो कर सकता था, बट पॉसिबल है क्या? और उसका जवाब अगर हाँ है तो ज़रूर करिए। I feel like this is a stupid question to ask someone who has overcome so much in his life, but I'm going to ask you anyway. At any point in this process, did you feel like, man, this is just a lot? Like this, there was a lot of pressure on your shoulders. No one has really bet on themselves like this in recent UFC history. And then you add the injury, and you add Fernand, and you add Cyril, and वो बोल रहा है कि वैसे भी ये क्वेश्चन करना आपसे बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपने ज़िंदगी में इतना कुछ हासिल किया है, इतनी मुश्किलों का सामना किया है, पर कभी ऐसा लगा कि इस फाइट के दौरान कि ये सब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि प्रेशर सिरिल का भी था, UFC का भी था, सिरिल का भी था जो आदमी उसका टीममेट रह चुका है, UFC का भी था जिसके खिलाफ फ्रांसिस फाइट लड़ रहा है, और एक्स कोच फर्नांडो लोपेज का भी था, राइट। तो ये कभी ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया? all the stuff with the UFC. At any point, did it feel just like a lot going into the fight, pressure-wise? Honestly, he was a lot. और ईमानदारी से सही बात है कि बहुत प्रेशर था। Like I felt a lot of pressure, you know. But as I said, a lot of people go through a lot of things, and they बोला कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बहुत प्रेशर के अंदर काम करते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। overcome, and that's why me being a fighter mean not only in the octagon, in a life. बोला कि फाइटर का मतलब सिर्फ वो आदमी नहीं है जो ऑक्टागन में फाइट करता है, बट वो आदमी है जो अपनी ज़िंदगी में भी फाइट करता है। You know, people go through a lot of drama in their own life. So, I mean, but that's still not a good excuse enough to give up. You know. शानदार बात बोल रहा है फ्रांसिस, ध्यान से सुनना। फ्रांसिस कहता है कि हर आदमी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ट्रॉमा से जाता है, ड्रामा से नहीं, ट्रॉमा से जाता है, बहुत सारी मुश्किलों से गुजरता है, पर ये बहाना नहीं की तरह यूज़ नहीं किया जाना चाहिए कि चलो ठीक है अब छोड़ो। I think the only moment that you lose is the moment that you give up. बोला कि उसी वक्त आप हारते हो जब आप गिव अप कर देते हो, राइट, जब आप हार मानते हो। But if you keep fighting, that's not losing. बोला कि अगर आप फाइट करते रहते हैं तो आप हार नहीं रहे।
regardless the outcome. So I was going to do everything possible, and I really I knew that losing was an option. बोला कि मैं वही करने वाला था जो मेरे मतलब जो मेरे कंट्रोल में था मैं वही कर सकता था, और लूजिंग एक ऑप्शन था, फिर भी फाइट तो करना है. But at the end of the day, listen, I was I was in peace with myself, with what I have done, with the work that I'm putting. I'm like, I'm gonna give my best, and if at the end of the day, my best doesn't provide me the result, then I check and make sure that I give everything. I'm okay with that. बोला कि मैं अपना बेस्ट देने वाला था, और हो सकता था कि वो बेस्ट देने के बाद भी मैं हार जाता, और मैं उसके लिए तैयार था. आई वुड हैव बीन ओके विद दैट. I don't care, and I know that I will overcome and come back from anything that could possibly happen at this time. बोला कि उसको मेरे को अपने आप पे पूरा भरोसा है कि कोई भी चीज़ होती ना तो मैं उसको ओवरकम करने को भी तैयार था, और मैं कम बैक करता. और क्यों नहीं करता यार. जो लड़का सैंडमाइन में काम कर रहा था आज से 10 साल पहले, वो आज वहाँ से फ्रांस जाता है, फ्रांस से अमेरिका जाता है, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनता है 10 साल के अंदर. और इस आदमी के लिए ऐसी कोई बात हो सकती है जो ओवरकम ना कर सके. मेरे ख्याल से फ्रांसिस नगानू आज के बाद अगर कोई फाइट नहीं भी जीतता है ना, तो भी वो ज़िंदगी का विनर है. I'm not afraid of challenges anymore at this point. Did the UFC try to fix the situation to give you a better deal before the fight so that you didn't go in on the last fight? Did any talks happen in the weeks leading up to it? हाँ, वो पूछ रहा है कि जब फाइट वीक आया था तो क्या यूएफसी ने ऐसी कोई ऑफ़र दी थी, जहाँ पे यूएफसी ने ऐसी कोई ऑफ़र दी थी जहाँ पे मतलब अच्छी ऑफ़र थी, और ऐसा कुछ होता कि तुमको जीतने के बाद भी इतना बड़ा कुछ करना नहीं पड़ता, और ऑफ़र अगर अच्छी होती तो एक्सेप्ट कर लेता. सही बात है, पर ऑफ़र अच्छी थी ही नहीं. Yeah. Yeah. But by that time, I didn't want to get that additional pressure or something. I didn't even want to hear about it. I was so, like, I have too much in my plate. Like, I can't control. बोला कि ऑफ़र दिया था, बट उस समय तक मैं अपने गेम के लिए तैयार था, मैं कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता था, इसलिए उस ऑफ़र के बारे में मैंने सुना भी नहीं. My plate is even small to carry everything that I have going on right now, so I don't want to deal with that. So I just want to get past this and rethink about my life. Was it a good deal, or did it not even get to that point? बोला कि डील अच्छी थी क्या नहीं. It's a good deal. अच्छी थी. It's very relative. सॉरी, वो कहना चाह रहा है कि गुड डील रिलेटिव है, यानी कि एक आदमी के लिए वो गुड डील अच्छी हो सकती है, ठीक दूसरे आदमी के लिए वो गुड डील अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह पे खड़े हैं. Good deal for you? Good deal? No good deal for me. बोला मेरे लिए गुड डील नहीं थी. More money, but no. He didn't carry any of the claim that I have. No, बोला पैसा ज़्यादा था, पर और दूसरी चीज़ें जो मुझे चाहिए थी वो नहीं थी उसमें. really not at all. So no, yeah. And the money was tempting, it was good, but this is not just about money. बोला कि ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं है. By this moment, I think it's a lot more than money. बोला कि ये हम उस समय पे आ चुके हैं, ये सब पैसे के अलावा भी बहुत कुछ है. और सच बात है, आप किसी इंसान का सपना होता है चैंपियन बनना. आप जैसे ही वो आदमी वर्ल्ड चैंपियन बनता है 3 महीने के अंदर आप इंटरिम चैंपियनशिप करा देते हो. क्या करना चाहते हो आप? सामने वाले की बेइज्जती करना चाहते हो ना, तो अब उसकी बारी आई है. Like, just the money cannot fix this situation. I do believe that. Dana White mentioned last week a bunch of times that he saw you at dinner. He was sitting next to you. It was just a ओके, अब मैं ये जो क्वेश्चन है कि एरन हवानी बोल रहा है कि डेना वाइट मेंशन कर रहा था कि वो आपसे मिला था डिनर में. तो ऐसा है कि 1-2 हफ्ते पहले खबर आई, डेना वाइट ने खुद जो है फाइट नाइट के बाद फाइट नाइट के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, सच मतलब हद मजाक की हद. देखो आप, फाइट नाइट के बाद डेना वाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, बट पेपर व्यू के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा. खैर, फाइट नाइट के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो डेना वाइट का ये कहना था कि फ्रांसिस नगानू से जब वो डिनर पे मिला, ऐसे ही मिले वो लोग एक रेस्टोरेंट में, तो काफ़ी अच्छा व्यवहार था, सब कुछ बहुत अच्छा था. एक्चुअली डेना वाइट ये कहना चाह रहा था उस समय
कि एक्चुअली अगर फ्रांसिस नगानू बहुत अच्छा आदमी है, उसका मैनेजर हरामी है, उसके वजह से ये डील नहीं हो पा रही है। तो इसका जवाब देखते हैं कि फ्रांसिस क्या देता है। coincidence and you guys were able to talk. What is your take on that story? Is that true? Did you guys see each other at a No. dinner randomly? Yes, Yeah. yes, it was true. We met at dinner, and it was like a coincidence, and we had a good talk, you know, like personal wise. We didn't get any business involved because बोला कि हाँ मिला था मैं, बात हुई थी, बट वो सब पर्सनल बातें थी, हमने बिजनेस इन्वॉल्व नहीं किया था उसमें। we both know that our business situation is not really good. We just talk personally, respectfully, you know, and that was it. Was it awkward last week in the hotel, in the build-up? You're there, you're doing media stuff, you're talking about, you know, UFC finances. People don't talk about this stuff. You're doing the Daily Show with Trevor Noah. You're putting a spotlight on stuff that people aren't really aware of outside of the MMA world. You're seeing maybe Fernand and Cyril. Like, there was a lot going on for you, Francis, last week. I don't know if you know this, but it was a lot. Was it awkward at all for you? Was it uncomfortable for you? ओके, एरियल हमारी ये पूछना चाह रहा है कि जो आखिरी वीक था उसमें बहुत सारी बातें हो रही थी, पूरी मीडिया से आप बात कर रहे थे और उसी कंपनी के फोरम में कर रहे थे जो कंपनी आप छोड़ने वाले हो। तो क्या कुछ ऑकवर्ड था? क्योंकि बात ये ना सिंपल है कि यूएफसी में कोई भी फाइटर पे की बात नहीं करता है, क्योंकि यूएफसी गुस्सा हो जाएगी ना। पर कोई फाइटर के पास इतना लेवरेज नहीं होता जितना अभी फ्रांसिस के पास है, इसलिए फ्रांसिस बाकायदा बात कर रहा था। तो ये पूछना चाह रहा है कि एरियल ये पूछना चाह रहा है कि क्या ये ऑकवर्ड था? There was a lot going on, and I knew that long time ago. You know, I've been preparing my mind, I've been visualizing the situation, and I was like, okay, maybe it's gonna even be like something like what happened, you know, Madison Square Garden. Maybe they're gonna like make me go somewhere and film it and get us both into each other, all those stuff. But at the end of the day, that doesn't matter, because right here, the only thing who matters is the fight. You win this fight itself. फ्रांसिस ने कहा कि ये सब डिस्ट्रैक्शन था, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही थी कि मैं फाइट जीतूं। उन्होंने बोला कि एंड ऑफ द डे अगर वो फाइट जीतता हूँ तो सब चीज़ें सही होने वाली थी। Solves all your problems, you know. So I really get focused into that. I didn't want to let any of that get into my mind, because I know like most of this stuff was all about strategy to distract me. मतलब मुझे पता था कि ये सब एक स्ट्रेटजी थी मेरे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। अब किसकी स्ट्रेटजी थी, ये बात तो बहुत सिंपल है। अंकल डेना की स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि उनकी आदत है इस टाइप की हरकतें करने की। खैर, Like, I mean, they are no fool. They know that like if Francis good in his mind is a potential danger of everybody out there. उन्होंने कहा कि वो लोग बेवकूफ़ नहीं है, उसको पता है कि अगर फ्रांसिस सही माइंड में रहेगा तो वो दुनिया के हर आदमी के लिए डेंजर है। तो वो चाहते थे हमें को डिस्ट्रैक्ट You करना। know, even the evolution of the MMA, as they said, Francis is a danger for everyone. So they want to take your mind out of it, out of the most important stuff, and like distract you with all this thing. Like, you're not getting into me with this. Like, and by the fight week, I wasn't even frustrated or thinking about all those stuff anymore. बोला कि वो सब डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है, पर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा। और जब फाइट वीक आया तो मैं इन सब बातों के बारे में सोच भी नहीं रहा I था। was very relaxed. I was very chill. You know, I'm like, hey, listen, at this point, you don't have to fix anything. You just have to do what you have to do and move on. बोला कि जब फाइट वीक आया तो मैं एक अपने आप में पीस में था। मुझे पता था कि अब मेरे को कुछ नहीं करना है, सिर्फ फाइट करना है, और अगर फाइट जीतते हैं तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। You know, it works pretty good. It worked pretty good for me. Yes, and I'm building up to the fight here. There's just so much to ask you about. What's up? Can I just ask, what's up with this French media, Francis? Why are they disrespecting you like this? I see at the press conference, these guys. What's up with that? फ्रांसिस, एरियल एक मजाकिया क्वेश्चन पूछता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या है, फिर बताता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। एरियल का क्वेश्चन ये सिंपल है कि ये फ्रांसिस जो फ्रेंच मीडिया है उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, वो तुमसे रूड क्यों बिहेव कर रहा था। 3-4 इंसिडेंट, एक नहीं 3-4 इंसिडेंट ऐसे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा और इंटरव्यू में भी, जब फ्रेंच मीडिया फ्रांसिस नगानू से रूड था। अब एरियल का कहना है कि तुम भी तो फ्रेंच हो, तो उसका जो जवाब देगा ना फ्रांसिस, वो आपको समझना पड़ेगा।
ठीक है। और वो जवाब देने से पहले मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ कि ऐसा है कि फ्रांस जो है ना अफ्रीका के बहुत बड़े हिस्से में कब्जा करता, मतलब कब्जा ही करना, जैसे कि इंग्लैंड का अपने यहाँ था। बट आजकल अपने यहाँ के चूतिए बताने लगे हैं कि इंग्लैंड अच्छा था, राइट, बाकी सब बेकार थे। इसी हिसाब से फ्रांसिस जो है कैमरून से आता है, क्योंकि उसकी मातृभाषा भी फ्रेंच है। तो वहाँ पे कैमरून से जब वो फ्रांस गया, तो फ्रांस से जब अमेरिकन आया तो सभी उसको एज अ फ्रेंच फाइटर इंट्रोड्यूस करे। तो फ्रांसिस ये कहना चाहता है कि अगर तुम बाहर जाते हो और जीतते हो तो वो बोलेंगे कि तुम फ्रेंच हो, और अगर तुम हारते हो तो एकदम से कैमरूनियन बन जाते हो। और दूसरी बात ये भी है कि सीरियल जो है वो एक्चुअली फ्रेंच है, मतलब वहीं पैदा हुआ है। What, they don't accept you as one of the, what's happening over there? Oh, because I was fighting a French guy. So Yeah, but you now call France home too. वही एरियल कहता है कि तुम भी तो फ्रेंच हो। I mean, you've always represented France, I think. oh no, that's how it happened in France. In France, when you lost, you're Cameroonian. When you win, you're French. मैंने कहा था ना, फ्रांसिस बोलता है कि जब तुम हारते हो तो तुम कैमरूनियन हो, और जब जीतते हो तो फ्रेंच हो। Cameroonian or French. And this time I was fighting a real French guy. So they build up the story of the villain and the good guy. तो बोला कि इस बार तो मैं एक्चुअली फ्रेंच गाय से बात करो, फ्रेंच गाय से फाइट करने वाला था। तो दे व्यू हिम एज अ हीरो, उसको एज अ हीरो देखते हैं, और मुझे एज अ विलेन देखते हैं। I mean, it's just media. And after the fight, a lot of them, they just changed their mind. Some people just wrote down the article like a French Cameroonian return his interview, his title, all those stuff. It's media. You can't control that. But बोला ये सब मीडिया है, इसको थोड़ी कंट्रोल कर सकते हैं। regardless of that, I know that I have a huge fan base in France. I have people in France who love me, and that's all that matters. That's all people that I represent when in France. My fans, my friends, those who even became my family. That's why I'm happy about France. It's not about me. बोला कि ये मीडिया है तो कुछ भी कह सकती है, बट मुझे पता है कि फ्रांस में बड़ी मात्रा में लोग मुझे समर्थन देते हैं, इसलिए इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि मीडिया क्या कहती है। Were you aware that come Saturday, a lot of people, Francis, started to hit me up. It was on Twitter. Oh, Francis might be hurt. Knee is messed up. All this stuff. Were you aware that it was starting to get out? And were you worried? I was. बोला कि Were you worried that he was going to find out? बोला कि मैच के पहले दिन, मतलब जिस दिन फाइट थी उसके सुबह सुबह ही उसका मैसेज आने लगे कि फ्रांसिस जो है इंजर्ड है, उसका मतलब ये हो गया है, हो सकता है कि फ़ाइट कैंसिल हो जाए। तो वो फ्रांसिस से पूछना चाह रहा है कि क्या तुम्हें इस बात का डर था कि सामने वाली पार्टी को भी पता चल जाएगा कि तुम्हारी तुमको इंजरी है और उसका वो फ़ायदा उठा पाएगा। And try to attack. Oh, I know. I know he knew by that time. मुझे पता है कि उसे पता था। Oh, he knew. Really? For sure. Yeah. How do you know he knew? He knew. तुम्हें कैसे पता कि उसे पता था? I knew. You think someone told him? तुम्हें लगता है किसी ने उसे बता दिया तुम्हारे कैंप में से? Of course. हाँ। Do you think the UFC told him? बोला कि यूएफसी ने तो नहीं बताया। I don't know who told him, but I knew he knew. Okay. And so, were you worried about this? Your confidence? How did you feel? तो पूछता है कि जब तुमको पता था कि उसको पता है तो इससे तुम्हारे कॉन्फिडेंस में कोई फ़र्क आया है क्या? Well, I still feel good because, like, I saw a doctor on Tuesday. The last time I saw a doctor out here in LA on Tuesday, and he recommended me one more time to not to fight. But at the end of, and he also said at the end of the day, it's my call. Anything can happen, but nothing might not happen as well. So I'm like, I'm getting this fight. तो बोला कि उसने ट्यूसडे के दिन ही उसने डॉक्टर को देखा था, और ये बात लीक होना आसान है क्योंकि डॉक्टर को वो लॉस वेगस में ही देख रहा था। डॉक्टर ने एक बार फिर उससे कहा कि अगर तुम चाहो तो फाइट को रोक सकते हो। तो और उसने ये भी बताया कि बहुत जो नुकसान हो सकता है तुम्हारे घुटने को, एट द सेम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि घुटने को नुकसान ना भी हो। ठीक है, तो उसने बोला कि लेट्स टेक अ चांस। Because like it's been a lot of things going into this fight, and I didn't want to give an excuse for anybody to like take this stuff anywhere longer. I was just tired of it, and I wanted to shut this down, and I was able to do everything.
बोला कि इस फाइट के बारे में पहले ही काफ़ी लोग बात कर रहे थे, मैं किसी को भी इस बात का बहाना नहीं देना चाहता था कि वो ये बोलें कि मैं डर गया या फिर मैं कायर हूँ, इसीलिए चोट के बावजूद ही मैंने फ़ाइट की। He was definitely like very stupid of thinking how I was thinking, but बोला कि आप कह भी सकते हैं कि मैं बेवकूफ़ों की तरह सोच रहा था, बट वही मेरी सोच थी, क्या करें। यहाँ पे लगभग 30 मिनट हो चुके हैं, तो इस वीडियो का ये पार्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपके पास भी टाइम की कमी है और मेरे पास भी। तो इसका जो अगला पार्ट है वो कल रिलीज़ होगा, आप जाके देखिएगा ज़रूर, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, हो सके तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए। मिलते हैं एक बार फिर से, ठीक है।